नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और टाइमली आप क्लास में जुड़ते रहें। तो जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे और जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से एक बार आप लोग शेयर भी कर दिए अपने अपने स्तर पर, ताकि बाकी भाई बहन जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो लोग भी जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1935 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सदस्य शामिल नहीं था? ठीक है, तो 1953 के पहला प्रश्न आपके सामने है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? पहला प्रश्न आपसे है, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, गंगाधर राव या फिर के.एम. पन्नीकर। पहले प्रश्न का आंसर करना है, क्या हो जाएगा? देखो, एक प्रश्न तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है तो ये किस वर्ष आया था। तो याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन जो आयोग जो है तो ये 1953 में आया था। ठीक है, कब आया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में आया, याद रखिएगा। पहले तो यही प्रश्न आपसे पूछ लेता है। और इस आयोग में अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल 3 सदस्य थे। देखिए कितने, तो 3 सदस्य थे। और कौन सा सदस्य नहीं था तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, फजल अली अगर हम लोग बात करें तो फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। हृदयनाथ कुंजरू अगर हम लोग बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू भी इसमें थे और के.एम. पन्नीकर भी इसमें थे। जो नहीं थे तो वो कौन हो जाएंगे? तो गंगाधर राव हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न का आंसर क्या करेंगे? तो सी आंसर कर देंगे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? तो गंगाधर राव शामिल नहीं थे। राज्य पुनर्गठन 1953 में आ रहा है। इसमें अध्यक्ष हैं फजल अली और साथ ही साथ 2 सदस्य हैं, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसी आयोग की सिफारिश पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी आयोग की सिफारिश पर क्या होगा? इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में, ठीक है, क्या हो रहा है? 1956 में अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा। ठीक है, क्या होगा? तो इसी आयोग की सिफारिश पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आयोग पूछेगा तो 1953 और अगर आपसे अधिनियम पूछेगा तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे 1956 में। ठीक है, और 1956 में जो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ रहा है तो इसी के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे 7वां संशोधन होगा। ठीक है, कौन सा? तो 7वां संशोधन होगा, 1956 होगा। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इस संशोधन के द्वारा एक काम तो ये किया जाएगा कि भाग 7 को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो भाग 7 को 7वें संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी संशोधन के द्वारा क्या हो जाएगा? तो इसी संशोधन के द्वारा अब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा अपना प्यारा भारत बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं? तो एक छोटा सा प्यारा सा भारत बना लेते हैं। और ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी? तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? क्या आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आपसे पश्चिम की तरफ पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा? तो पश्चिम दिशा हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा की तरफ कौन सी नदी बह रही है? तो क्या आंसर करेंगे? तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग गोदावरी की बात करें तो गोदावरी तो पूर्व की तरफ बह रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? गोदावरी अगर हम लोग बात करेंगे तो गोदावरी तो, ठीक है, क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, इनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, है ना, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही खौच पौच कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी आपको पता है महाराष्ट्र में निकल रही है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है और इस तरीके से क्या हो रही है? तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक है, सोन नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोन नदी जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ों से निकलती है। ठीक है, सोन नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो मैकाल की अमरकंटक सतपुड़ा पहाड़ी में मैकाल जो है श्रृंखला है, तो मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक से निकलती है और ये उत्तर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ बह रही है। ठीक है, सोन नदी।
ठीक है। सोन नदी क्या हो रही है, तो सोन नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये उत्तर की तरफ बह रही है, ठीक है। और दामोदर नदी अगर हम लोग बात करेंगे तो दामोदर नदी भी आपको पता है, दामोदर नदी जो है तो ये क्या हो रही है, तो दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी, कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे, और हुगली नदी में जाकर के दामोदर मिल जा रही है। मतलब ये कौन सी, तो ये भी पूर्व की तरफ, ठीक है। कौन सी तरफ, तो ये भी पूर्व की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो माही नदी। अगर हम लोग बात करें तो देखो ये अपना क्या है, तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच से अगर हम लोग बात करें तो भारत के बीचों बीच से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है, और इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी, माही नदी काटती है, ठीक है। क्या करती है, तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कौन सी, ये पश्चिम की तरफ बह रही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, बताएंगे क्या आ जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखो बेहतरीन वाले हम लोग सेशंस कर रहे हैं, और बेहतरीन वाले सेशंस के लिए जरूरी है कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। शेयर करते रहें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हो रही है, क्या आंसर कर देंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 2014 में, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको चीन में, अब चीन में कहाँ पर, तो चीन में अगर हम लोग बात करेंगे तो संघाई, ठीक है। कहाँ पर, तो चीन में अगर हम लोग बात करें तो चीन में संघाई शहर है, और यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा जो संघाई शहर है इसको चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं। संघाई शहर जो है इसको चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं। संघाई शहर को क्या करते हैं, तो चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस आयोग की स्थापना संविधान संशोधन के द्वारा की गई, बताइएगा। तो यहाँ पर कुछ आयोगों के नाम दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा आयोग है जिसकी स्थापना संविधान संशोधन के द्वारा की गई है, या फिर कहेंगे कौन सा आयोग है जो संवैधानिक है, ठीक है। क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे आपसे पूछ ले सकता है, दूसरे शब्दों में ये पूछ सकता है कि कौन सा आयोग है जो संवैधानिक है, संवैधानिक कौन सा आयोग है, क्या आंसर करेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग है, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कौन सा संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय है, या फिर कौन सा आयोग है जिसका संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई है। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर आपसे अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछ ले, ठीक है। क्या कर ले, अगर आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 338, ठीक है। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। वहीं अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर ले, ठीक है। क्या कर ले, अगर आपसे यहीं पर अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर ले, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कर ले, तो अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो आंसर कर दोगे आप लोग अनुच्छेद 338 का में है, ठीक है। कहाँ पर, तो अनुच्छेद 338 का में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या किस वर्ष की थी, 1927 में, 1930 में, 1928 में, या फिर 1929 में। देखो 1927 में अगर हम लोग बात करें तो 1927 में आपको पता होना चाहिए 1927 में क्या हो रहा है, तो साइमन कमीशन का गठन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 1927 में अगर हम लोग बात करेंगे तो साइमन कमीशन जो है तो इसका गठन हो रहा है, और ये 1928 में भारत आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 1928 में अगर हम लोग बात करेंगे तो साइमन कमीशन भारत आता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और सभी क्या थे, सभी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 सदस्य थे, और सभी के सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, और इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसीलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और यही कारण है कि इसका भारत में विरोध हो रहा था। इसी कारण क्या हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, इसका विरोध किया जा रहा था। और विरोध करने के मामले में अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे कौन, पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे लाला जी। लाला जी का मतलब लाला लाजपत राय से, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो रहा है, 1928 में ये भारत आ रहा है। इसमें
इसमें 7 सदस्य हैं, सभी के सभी अंग्रेज हैं, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। और पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। और विरोध करने के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है और इन्हीं की मृत्यु का क्या हो जाएगा? इन्हीं की मृत्यु का बदला लेंगे भगत सिंह और उनके साथी। ठीक है, क्या करेंगे? तो मृत्यु का बदला लेंगे भगत सिंह और उनके साथी सॉन्डर्स की हत्या करके। और हत्या कब करेंगे? तो आंसर करेंगे हम लोग दिसंबर 1928 में। ठीक है, कब? तो 1928 में ही क्या करेंगे? 1928 में लाला जी की मृत्यु होगी और मृत्यु का बदला भगत सिंह और उनके साथी जो है 1928 में ही सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या करके लेंगे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ पर, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि किसके कहने पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया। ठीक है, तो साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर किसके कहने पर रखा गया? किसने कहा था कि इसमें भारतीयों को शामिल करने की जरूरत नहीं है, भारतीयों को इस कमीशन से बाहर रखे? तो साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर, ठीक है, बाहर रखने की सलाह किसने दी थी? क्या हो जाएगा? बाहर रखने की सलाह किसने दी थी? क्या आंसर करेंगे? तो याद रखिएगा, तो ये साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने की जो सलाह है तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, तो इन्होंने दिया था। ठीक है, क्या किया? तो लॉर्ड इरविन के ही कहने पर साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। तो ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ? 1985, 1977, 1986 या फिर 1988? अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अशोक मेहता समिति, देखो कई सारी समितियां हैं जिनको आप याद रखिएगा। 1977 में अगर हम लोग बात करें तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पहली समिति आ रही जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 1957 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में एक समिति आ रही जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसके ठीक 20 साल बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1977 में एक समिति आएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1985 में, ठीक है, कब? तो 1985 में अगर हम लोग बात करें तो 1985 में एक समिति आएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है GVK राव समिति। ठीक है, क्या नाम है? तो जिसका नाम है GVK राव समिति। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1986 में एक और समिति आती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, क्या नाम है? तो जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, क्या नाम है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एक और समिति आएगी 1988 में। ठीक है, कौन सी? तो 1988 में एक और समिति आएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है PK थंगुन समिति। ठीक है, क्या नाम है? तो PK थंगुन समिति। तो ये सभी की सभी समितियां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इन सभी के वर्ष आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर आपसे अशोक मेहता पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। 1977 में अशोक मेहता समिति आ रही है और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है, क्या करेंगे? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश कर रही है कौन सी समिति? तो आंसर कर देंगे अशोक मेहता समिति। क्लियर है? त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश किसने की थी? तो आंसर करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया है? तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो लोसांग उत्सव के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा, बताइएगा लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? तो सिक्किम में मनाते हैं, नागालैंड में मनाते हैं, मेघालय में मनाते हैं या फिर असम में मनाते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करो। वेदवीर विवेक जल्दी से बताइएगा। रितु जी जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? हम जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा? तो लोसांग उत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड में कौन सा? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो नागालैंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो दिसंबर में मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? दिसंबर में। ठीक है, अगर हम लोग मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में क्या करते हैं? मेघालय में वांगला महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मेघालय में वांगला महोत्सव मनाते हैं। और असम में अगर हम लोग बात करें तो असम में आपको पता है तो बिहू। ठीक है, क्या हो रहा है? तो बिहू उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, असम में क्या हो रहा है? तो बिहू उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, लोसांग उत्सव कहाँ पर? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है और बौद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में मनाया जा रहा है और बौद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जा रहा है। अच्छा, सिक्किम के संदर्भ में आपको याद रखिएगा, सिक्किम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सिक्किम के संदर्भ में आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पर तो लोसांग उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लोसांग उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सागा दावा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा? सागा दावा उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे यहाँ पर भूमचू उत्सव भी मनाया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो भूमचू उत्सव भी मनाया जाता है। ये 3 उत्सव आपको सिक्किम के संदर्भ में याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष लागू किया गया? देखो अगर हम लोग बात कर लें नई शिक्षा नीति, ठीक है क्या हो रहा है, तो अगर हम लोग बात कर लें तो नई शिक्षा नीति जो है तो ये कब आई थी? तो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, ठीक है। कब आई थी? तो 1986 में आई थी। और इस नई शिक्षा नीति में, ठीक है क्या हो रहा है, इस नई शिक्षा नीति में 34 वर्षों बाद क्या हो रहा है, 34 वर्षों बाद संशोधन किया गया, ठीक है। क्या किया गया? तो 34 वर्षों में अगर हम लोग बात करेंगे तो 34 वर्षों में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके एक नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया गया। तो 2020 में अगर हम लोग बात करें, कब? 2020 में फिर से एक नई शिक्षा नीति आई, क्योंकि नई वाली शिक्षा नीति में संशोधन किया गया तो ये वाली ज्यादा नई हो गई। तो ये क्या हो रहा है, तो नई शिक्षा नीति आ रही है कब? 2020 में, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, आंसर कर दोगे। और अगर आपको पूछ ले कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, लागू करने वाला अगर आपसे पूछ ले पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे उत्तराखंड, ठीक है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर करोगे उत्तराखंड। साथ ही साथ याद रखेंगे अनुच्छेद 44, ठीक है, क्या होगा? आर्टिकल 44 अगर हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता को भी लागू करने वाला, स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। कब? आर्टिकल 44, ठीक है, याद रखिएगा। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदंड मार्तंड है, पायनियर है, प्रताप है, बंगाल गजट है। बताइए क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला समाचार पत्र पूछा जा रहा है, बताइएगा जल्दी से क्या हो जाएगा? भारत का पहला समाचार पत्र पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड है, प्रताप है, पायनियर है या फिर बंगाल गजट है? कौन आंसर करेगा? सभी मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे। भारत का पहला समाचार पत्र, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इसके संपादक कौन है? तो आप आंसर करोगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। कौन है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है तो ये इसके संपादक है, ठीक है, बंगाल गजट, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र। अगर आपसे हिंदी पूछा जाता है, हिंदी में अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो आप आंसर करते किसको? उदंड मार्तंड को। और इसके संपादक कौन है? इसके संपादक है जुगल किशोर, ठीक है। कौन है? तो उदंड मार्तंड की अगर हम लोग बात करेंगे, उदंड मार्तंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदंड मार्तंड के जो संपादक हैं वो हैं जुगल किशोर। और उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। वहीं अगर आपसे सिर्फ पहला समाचार पत्र पूछा जाए तो पहला समाचार पत्र हो जाएगा बंगाल गजट, जिसके संपादक कौन है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, भारत में अगर आपसे प्रिंटिंग प्रेस पूछा जाए, प्रिंटिंग प्रेस, छपाई खाना अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस या छपाई खाना कौन लेकर के आया, तो आप आंसर करोगे पुर्तगाली, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर के आ रहा है? तो पुर्तगाली लेकर के आ रहे हैं। और पहला जो न्यूज़पेपर है, पहला जो समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट, जो जिसके संपादक हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हिंदी भाषा में पूछेगा तो उदंड मार्तंड, जिसके संपादक हैं जुगल किशोर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी टेनिस प्रतियोगिता मिट्टी के मैदान पर खेली जाती है? विंबलडन, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चारों की चारों जो है वो टेनिस की प्रतियोगिताएं, ठीक है। क्या है? तो ये चारों की चारों टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो होती है वो होती है कौन सी? वो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो होती है, सबसे पहले जो प्रतियोगिता होती है वो कौन सी हो जाएगी? तो आप आंसर करोगे ऑस्ट्रेलियन ओपन होगी, ठीक है, सबसे पहले, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद फ्रेंच ओपन होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसके बाद फ्रेंच, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो होता है फ्रेंच ओपन। क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद विंबलडन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद विंबलडन हो जाता है, ठीक है, विंबलडन हो जाता है। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएस ओपन या फिर कहोगे अमेरिकन ओपन होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, जो सबसे स्टार्टिंग में हो रहा है और जो सबसे लास्ट में हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन की अगर हम लोग बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन की बात कर रहे हैं दोनों ए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन की बात कर लेंगे तो ये क्या होते हैं? तो ये हार्ड कोर्ट या फिर कहेंगे सीमेंटेड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? हार्ड कोर्ट या फिर कहेंगे जो सीमेंट का मैदान बनता है, सीमेंटेड जो कोर्ट होते हैं तो उस पर खेले जाते हैं, ठीक है। हार्ड कोर्ट या फिर सीमेंटेड कोर्ट पर खेले जाते हैं ये दोनों, ठीक है। अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को आपको याद रखना है, फ्रांस को किसानों का देश कहा गया, ठीक है। यूरोप में फ्रांस को क्या करते हैं? फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। यूरोप में फ्रांस को क्या करते हैं? किसानों का देश कहते हैं। अगर किसानों का देश है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? तो मिट्टी होगा।
तो याद रखिएगा मिट्टी के मैदान पर खेलते हैं किसको, फ्रेंच ओपन को। ठीक है, क्या करते हैं तो मिट्टी के मैदान पर खेलते हैं किसको, फ्रेंच ओपन को। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि जो फ्रांस है तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, और जहाँ किसान होंगे वहां पर तो मिट्टी होगी ही होगी। तो याद रखिएगा फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी के मैदान पर खिलाता है। और विंबलडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये घास के मैदान पर खेलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो विंबलडन की बात करेंगे तो ये घास के मैदान पर खेलते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्रम मैंने आप लोगों को बता दिया और कहाँ पर कौन सा खेलते हैं तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिट्टी के मैदान पर, तो मिट्टी के मैदान पर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे फ्रेंच ओपन, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर बताएगा, तो दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, फिर कोलकाता है। देखो दो चीजें हैं, एक है इंडिया गेट, ठीक है, क्या है, तो एक है इंडिया गेट, ठीक है, एक है इंडिया गेट। अब ये मत कह देना इंडिया गेट बासमती राइस, ठीक है, तो इंडिया गेट वो नहीं है। ठीक है, यही अगर हम लोग बात करेंगे, एक ये है इंडिया गेट और दूसरा क्या है, दूसरा है गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, तो दूसरा गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया गेट है और दूसरा गेट वे ऑफ इंडिया है। अब इन दोनों की बात करें तो इसमें दोनों में अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इंडिया गेट की हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो मुंबई में देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो मुंबई, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस शहर में स्थित स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर का प्रश्न बताएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई, तो मुंबई में, कोलकाता में, जयपुर में, या फिर अगर हम लोग बात करें कानपुर में, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के किस स्टेडियम में, भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगेगी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की हम लोग बात करें तो इनकी इनकी जो आत्मकथा, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये किसकी, तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, एक तो ये याद रखें। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है वो मुंबई में कौन सा स्टेडियम है, तो मुंबई में आपको याद रखना है वानखेड़े स्टेडियम है। ठीक है, कौन सा, तो मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो वानखेड़े स्टेडियम है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई गई। ठीक, कोलकाता में अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता में कौन सा है, तो कोलकाता में ईडन गार्डन है। ठीक है, कौन सा, तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है। ठीक है, याद रखेंगे ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में। और कानपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कानपुर में कौन सा, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक है, कौन सा, तो कानपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाएगी। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, 1773, 1786, 1772 या फिर 1774 में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, क्या आंसर करिएगा। तो देखो कलकत्ता में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो एक तो आपको याद रखना है कि 1773, ठीक है, क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 1773 में अगर हम लोग बात करेंगे एक एक्ट आ रहा है जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा देखो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हो रही है। पहला क्या हो रहा है, तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दो काम सबसे महत्वपूर्ण हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बंगाल का गवर्नर था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तो इसको बंगाल का गवर्नर और जनरल बना दिया गया। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर करते हो किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स जो है तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा जो काम हो रहा है इस एक्ट के द्वारा, जो दूसरा महत्वपूर्ण काम होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, अगर आपसे एक्ट पूछा जाए, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे एक्ट पूछा जाए किस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो आप आंसर करोगे 1773। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे वर्ष पूछा जाए कि किस वर्ष में स्थापना हुई, तो आप आंसर करोगे 1774 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। आपसे वर्ष पूछ रहा है, ठीक है, एक्ट पूछता तब आप आंसर करते हैं 1773, आपसे वर्ष पूछ रहा है तो आंसर करोगे 1774। और सुप्रीम कोर्ट जो ये स्थापना हो रही है इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस कौन है,
मुख्य न्यायाधीश कौन सा? 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप आंसर करोगे किसको? एलिजा इम्पे को। ठीक है, किसको? तो एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? तो एलिजा इम्पे हैं। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1664, 1668, 1605 या फिर 1666? बताएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कभी? सबसे पहले तो आपको कंपनियों का क्रम याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले कौन सी आ रही है? तो सबसे पहले आ रही है पुर्तगाली। ठीक है, कौन आ रहा है? तो सबसे पहले आ रहे हैं पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो कंपनी है जो इसकी स्थापना कब हो रही है? तो आप आंसर करोगे 1503 पे। ठीक है, दूसरी इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन आ रहा है? तो डच आ रहा है। डचों की स्थापना जो हो रही है वो हो रही है 1602 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अंग्रेज आएंगे। ठीक है, कौन आ रहा है? तो अंग्रेज आ रहे हैं और अंग्रेजों की जो फैक्ट्री है उनकी जो कंपनी है उसकी स्थापना कब हो रही है? 1600 में। ठीक, और सबसे लास्ट में आएंगे कौन? फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आएंगे और फ्रांसीसियों की जो कंपनी है इसकी स्थापना कब होगी? 1664 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1664 में इसकी स्थापना होगी। पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय कहाँ पर? अपना जो कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। पुर्तगालियों ने कहाँ पर? तो कोचीन में अपनी फैक्ट्री लगाई, अपना मुख्यालय बनाया। डचों की बात करेंगे तो डचों ने मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पर? तो डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, अंग्रेजों की अगर हम लोग बात करें, फ्रांसीसियों की बात करें तो दोनों ने क्या किया? तो दोनों ने सूरत में अपना मुख्यालय बनाया, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर देंगे 1664 में, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई है? 1660 में, 1662 में, 1665 में या फिर 1670 में? पुरंदर की संधि किस वर्ष हो रही है? बताइएगा। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, पुरंदर की संधि। अच्छा देखो, पुरंदर की संधि अगर आपसे पूछे किसके किसके बीच में हो रही है तो याद रखिएगा राजा जय सिंह है। ठीक है, कौन है? तो पुरंदर की जो संधि है वो है राजा जय सिंह के बीच में हो रही है। राजा जय सिंह और किसके बीच में? और शिवाजी के बीच में। ठीक है, किसके? तो शिवाजी राजे के बीच में। तो राजा जय सिंह और शिवाजी राजे के बीच में क्या हो रहा है? तो पुरंदर की संधि हो रही है। याद रखेंगे, राजा जय सिंह और शिवाजी राजे, राजा जय सिंह और शिवाजी राजे के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पुरंदर की संधि हो रही है। और इसी संधि के तहत अगर हम लोग बात करेंगे तो शिवाजी को क्या करना पड़ा था? शिवाजी को 23 किले औरंगजेब को सौंपने पड़े थे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो 23 किले जो है वो औरंगजेब को सौंपने पड़े थे। ठीक है, तो ये संधि कब हो रही है? तो आप आंसर करोगे 1665 में। ठीक है, कब? तो 1665 में ये पुरंदर की संधि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो कब धारण की? बताइएगा। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कौन सा युद्ध है? चंदेरी का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है या फिर खानवा का युद्ध है या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन आपको मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो बाबर का जो पहला युद्ध है, ठीक है, अगर हम लोग पहले युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध कौन सा है? तो पहला युद्ध है पानीपत का। ठीक है, कौन सा है? तो पहला युद्ध है पानीपत का, जो कि कब हो रहा है? जो कि 1526 में हो रहा है। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो दूसरा बाबर का जो भारत में दूसरा युद्ध है वो कौन सा है? तो वो है खानवा का युद्ध। ठीक है, कौन सा? तो दूसरा जो युद्ध है वो है खानवा का युद्ध, 1527 में हो रहा है। किसके साथ? राणा सांगा के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर का जो दूसरा युद्ध हो रहा है वो 1527 में हो रहा है। कौन सा? खानवा का युद्ध हो रहा है। और किसके साथ हो रहा है? तो राणा सांगा के साथ हो रहा है। और इसी युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे, इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्या किया? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, इसी युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर ने जिहाद की घोषणा भी की थी। ठीक है, क्या करेंगे? तो जिहाद की, इसी युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये 1527 का खानवा का युद्ध है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो तीसरा युद्ध है वो कौन सा होगा? तो तीसरा जो भारत में युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, कौन सा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो भारत में युद्ध है बाबर का वो चंदेरी का युद्ध है। और चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ हो रहा है। और चौथा युद्ध जो अगर हम लोग बात करेंगे तो चौथा युद्ध जो है वो घाघरा या फिर कहेंगे घाघरा का युद्ध, जो कि अफगानों के साथ हो रहा है 1529 में। ये बाबर के 4 युद्ध है, इनका क्रम आप याद रखेंगे। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 बैक टू बैक बाबर भारत में युद्ध करता है
और इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे खानवा का। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का कौन सा किस वर्ष का अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया गया, बताइएगा तो क्या हो जाएगा। तो कांग्रेस का किस वर्ष का अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया गया, 1937, 1929, 1938 या फिर 1931, बताइएगा। कांग्रेस का किस वर्ष का अधिवेशन एक गांव में आयोजित किया गया, क्या आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो बार बार आप लोग को करा चुका हूँ उसको भी आप लोग इतना समय लोगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या ए, 1937। 1937 में क्या हो रहा है, तो 1937 में अगर हम लोग बात करेंगे तो फैजपुर अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कौन सा, तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा है और इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो 1937 में फैजपुर अधिवेशन हो रहा है और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये एक ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जो क्या हो रहा है, जो गांव में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, फ्लू किससे होता है, बताइएगा। बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से या फिर फंगस से। फ्लू किससे होता है, बताइएगा। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, फ्लू हो गया, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो फ्लू में क्या होता है, फ्लू में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो ये क्या होता है, ये फ्लू होता है। और ये किससे होता है, तो ये आप आंसर कर दोगे किससे, आंसर कर दोगे वायरस से। ठीक है, क्या होगा, वायरस से। अगर किसी बगल बैठ करके छींक लिए ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो बगल वाले को भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बैक्टीरिया से अगर हम लोग बात करेंगे, बैक्टीरिया से अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया से क्या होता है भाई, बैक्टीरिया से जैसे प्लेग हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल है, नागपुर है, उज्जैन है या फिर जबलपुर है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा शहर है जिसको जिसको झीलों का शहर कहते हैं। ठीक है, नागपुर की अगर हम लोग बात करें तो नागपुर को हम लोग क्या करते हैं, नागपुर को हम लोग जीरो मिल सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो नागपुर को हम लोग जीरो मिल सिटी कहते हैं। ठीक है, जीरो मिल सिटी कहते हैं, नागपुर को हम लोग जीरो मिल सिटी कहते हैं। झीलों का शहर किसको कहेंगे, तो भोपाल आंसर कर दो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल को क्या करते हैं, तो झीलों का शहर कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं, इनकी संख्या कितनी। देखो एक प्रश्न आपसे डायरेक्ट बन जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां कहाँ पर मिलती है। एक प्रश्न तो आपसे ये पूछा जा चुका है और ऐसे पूछा जाता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां कहाँ पर मिलती है, तो आप आंसर करोगे कहाँ पर, जातक कथाओं में मिलती है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जातक कथाओं में मिलती हैं। अब आपसे इनकी संख्या पूछ रहा है, इनकी संख्या कितनी है, 200, 250, 500, 550, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां आपको जातक कथाओं में मिलती हैं और जातक कथाओं में जो कहानियां मिल रही हैं उनकी संख्या कितनी है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे 550। ठीक है, कितनी, तो 550। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस राजा के समकालीन थे, बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बाणभट्ट, बताइएगा। तो बाणभट्ट, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय की हम लोग बात करें, अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम लोग बात कर लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य कहते थे। और इनके दरबार में अगर हम लोग बात करें तो इनके दरबार में क्या हो रहा है, तो इनके दरबार में बरामीर भी रह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो इनके दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बरामीर भी रह रहा है। इन्हीं के दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे छपड़क भी रह रहा है। इन्हीं के दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे तो शंकु भी रह रहा है। इन्हीं के दरबार में अगर हम लोग बात करें तो वेताल भट्ट भी रह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वेताल भट्ट भी रह रहा है। ठीक है, इन्हीं के दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे कौन रह रहा है, तो घट करपर रह रहा है। ठीक है, कौन है, तो घट करपर इन्हीं के दरबार में रह रहा है। इन्हीं के दरबार में अगर हम लोग बात करेंगे तो कालिदास भी रह रहा है। तो नवरत्न जो है वो इन्हीं के दरबार में रह रहे थे। ठीक है, तो कालिदास हो गए, बरामीर हो गए, छपड़क हो गए, घटकरपर हो गए, शंकु हो गए, बेताल भट्ट हो गए, अमर सिंह हो गए। ठीक है, तो ये सब लोग ये क्या हो रहा है, तो ये सब लोग जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रह रहे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की अगर हम लोग बात कर लें, समुद्रगुप्त की अगर हम लोग बात कर लें तो समुद्रगुप्त के दरबार में आपको याद रखना है कौन रह रहा था, तो हरिसेन रह रहा था। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हरिसेन रह रहा था। और हरिसेन ने ही क्या किया, तो हरिसेन ने ही क्या किया था, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, क्या किया था, हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबार में रह रहा।
कनिष्क के समय में अगर हम लोग बात करें तो कनिष्क के समय में क्या हो जाएगा, तो कनिष्क के समय में आपको याद रखना है, एक तो देखो वसुमित्र रह रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वसुमित्र रह रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें अश्वघोष रह रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, तो अश्वघोष भी इसी समय रह रहे हैं, ठीक है। इसी समय अगर हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क के दरबार में ही चरक भी रह रहे हैं, नागार्जुन भी रह रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो चरक और नागार्जुन ये लोग सब लोग इसी कनिष्क के दरबार में रह रहे हैं। बाणभट्ट किसके समय में रहता था, तो बाणभट्ट को आपको याद रखना है, बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के समय में रह रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हर्षवर्धन के समय में रह रहा है। बाणभट्ट की आपसे अगर दो किताबें पूछ लें, अगर आपसे बाणभट्ट की दो किताबें पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट की दो किताबें कौन सी है, तो आप आंसर करोगे हर्षचरित और कादम्बरी हो जाएगा, ठीक है। तो बाणभट्ट किसके दरबार में रह रहा है, तो हर्षवर्धन की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया, तो यहाँ पर आपको 4 राजाओं के नाम दिए गए और आप बताइएगा कौन ऐसा है जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो कौन ऐसा है जिसने अपने ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विरोध किया था, ठीक है, नूरजहां से, जो नूरजहां थी, अनारकली जिनको हम लोग कहते हैं, मेहरुनिसा जिनको कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो जिनको हम लोग मेहरुनिसा कहते हैं, जिनको हम लोग अनारकली कहते हैं, तो अनारकली के लिए क्या करते हैं, तो अनारकली के लिए अपने पिता से विरोध कर लिए थे, विद्रोह कर दिए थे जहांगीर, ठीक है, हमें अनारकली से शादी करनी है चाहे जो हो जाए। अगर हम लोग शाहजहां की बात करें तो जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो आपको पता है जहांगीर जो है ये क्या करते हैं, अनारकली से शादी वादी कर लेते हैं और फिर उनके साथ एकदम व्यस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, शाहजहां जो है वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देगा कि पिताजी आपको शासन में ध्यान देना चाहिए, आप तो अनारकली को लेकर के मस्त हो गए। तो शाहजहां भी अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे औरंगजेब, तो औरंगजेब ने भी अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। औरंगजेब भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था कि पिताजी आप कितने दिन तक राजा रहेंगे, जल्दी से उतरिए, हमको भी तो राजा बनना, आप बुढ़ौती तक राजा रहेंगे तो हम राजा ही नहीं बन पाएंगे, राजा बनने से पहले ही मर जाएंगे। तो औरंगजेब ने भी विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ, शाहजहां ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जहांगीर ने भी किया। जिसने नहीं किया वो कौन है, तो वो अकबर। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के विरुद्ध कभी भी विद्रोह नहीं किया। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, बताइएगा, तो कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। नील नदी है, अमेजन नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी या फिर गंगा नदी। कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बना रही है, फटाफट से लोग आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को जल्दी से एक बार शेयर कर दें ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए वो लोग भी जुड़ सकें, उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बताएंगे क्या आ जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, मिसिसिपी मिसौरी नदी। और याद रखिएगा जो ये मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे और ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, खुदाई खिदमतगार संबंधित बताइएगा। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, सैयद अहमद खान से, बादशाह खान से, मोहम्मद अली जिन्ना से या फिर बदरुद्दीन तैयब जी से। खुदाई खिदमतगार बताएंगे क्या आ जाएगा। खुदाई खिदमतगार की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर दोगे बादशाह खान से, ठीक है, किससे, बादशाह खान। देखो तो खुदाई खिदमतगार जो है तो ये लाल कुर्ती दल से संबंधित है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लाल कुर्ती दल से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार की हम लोग बात करेंगे तो ये लाल कुर्ती दल से संबंधित है। और खुदाई खिदमतगार का संबंध जो है तो वो किससे है, तो आप आंसर करोगे किससे, आप आंसर कर दोगे, ठीक है, बादशाह खान, ठीक है, क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे बादशाह खान, या फिर इन्हीं को अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं को हम लोग और क्या करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी, ठीक है, क्या करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सीमांत गांधी कहते हैं। इन्हीं को हम लोग और क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग फ्रंटियर गांधी कहते हैं, याद रखिएगा। तो बादशाह खान कहे, सीमांत गांधी कहे, फ्रंटियर गांधी कहे, याद रखिएगा। ये लाल कुर्ती दल, ठीक है, लाल कुर्ती दल खुदाई खिदमतगार से संबंधित है। और याद रखेंगे ये पहले पहले क्या है, तो पहले गैर भारतीय हैं, ये पहले गैर भारतीय हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, जिनको क्या हो रहा है, पहले गैर भारतीय हैं, पहले विदेशी हैं, पहले पाकिस्तानी हैं, जिन्हें 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 क्या होगा, जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया जाएगा, जिन्हें 1987 में क्या किया जाएगा, तो भारत
ठीक है, भारत रत्न दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखो इन्हीं का इनको अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्या नाम है, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। तो अब्दुल गफ्फार खान जो है, तो इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती दल खुदाई खुदाई खिदमतगार से संबंधित है, और ये पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें 1987 में क्या हो रहा है, भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, बताइएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, कार्नवालिस को, वेलेस्ली को, डलहौजी को, रिपन को। 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे मानते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस को, वेलेस्ली को, डलहौजी को, या फिर रिपन को। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रिपन को। ठीक है, किसको, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। रिपन का जो समय है वो क्या है, तो वो है 1880 से लेकर के 1884 का समय है रिपन का, और इसे भारत में सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सबसे उदारवादी अगर हम लोग बात करें तो सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल या फिर कहेंगे वायसराय जो है, तो वो कौन है, तो वो लॉर्ड रिपन है। इसी के समय में 1881 से क्या हो रहा है, तो 1881 से नियमित जनगणना शुरू होगी भारत में। नियमित जनगणना जो है, तो वो 1881 से रिपन के, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रिपन के काल से शुरू होगी नियमित जनगणना। साथ ही साथ याद रखेंगे इसी के समय में 1881 में क्या होगा, तो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पहला कारखाना अधिनियम जो है, ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम जो है, तो वो इसी के समय में आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके समय में 1882 में, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1882 में हंटर कमीशन आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हंटर कमीशन आएगा, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध शिक्षा से। हंटर कमीशन आएगा इन्हीं के समय में। इन्हीं के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो इल्बर्ट बिल विवाद होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इल्बर्ट बिल विवाद, याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद जो है, तो वो इन्हीं के समय में, ठीक है, किसके समय में, रिपन के समय में हो रहा है, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, 1913 में, 1915 में, 1919 में, या फिर 1921 में। जल्दी से बताएंगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हो रही है। तो देखो गदर पार्टी जो है, तो इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कर रहे हैं लाला हरदयाल कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो गदर पार्टी की स्थापना करेंगे लाला हरदयाल करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, तो याद रखिएगा अमेरिका में। अगर हम लोग बात करें अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, कहाँ पर, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अगर हम लोग बात करेंगे, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अगर हम लोग बात करेंगे, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। और कब की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए 1930 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस सल्तनत कालीन राजा ने शराबबंदी की थी, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे कौन सा सल्तनत कालीन राजा है जिसने शराबबंदी की थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सल्तनत कालीन राजा है जिसने शराबबंदी कर दी थी। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, कौन सा सल्तनत कालीन राजा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा सल्तनत कालीन राजा है जिसने शराबबंदी की थी। अकबर है, जहांगीर है, शेरशाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों करोगे, देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सल्तनत काल। सल्तनत काल का समय क्या है, तो दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से लेकर के क्या होगा, 1206 से लेकर के 1526 का। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही, सल्तनत काल का आपसे पूछ रहा है, तो सल्तनत काल का समय 1206 से लेकर के 1526 का। अगर हम लोग इनकी बात करें, अकबर, जहांगीर की बात करें, या फिर शेरशाह की बात करें, तो ये लोग तो मुगल काल में, ये लोग तो मुगल काल में। आपसे सल्तनत काल में करा, और सल्तनत काल में जो शराबबंदी की थी वो किसने की थी, वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपसे मुगल काल में कहता तो आप कहते अकबर। ठीक है, अगर आपसे कहता मुगल काल, तो मुगल काल में आप कहते अकबर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सल्तनत काल में कह रहा है, तो सल्तनत काल में क्या हो जाएगा, तो सल्तनत काल में शराबबंदी की थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की। ठीक है, तो 1904 में, 1905 में, 1909 में, या फिर 1907 में। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। देखो गांधी जी की हम लोग बात करें, तो गांधी जी जो है ये 1893 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1893 में गांधी जी कहाँ पर, तो गांधी जी पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहुंचते हैं कब, 1893 में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग बात करेंगे, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1903 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 1903 में गांधी जी ने
1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में गांधी जी ने यहाँ से एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे, वर्ष आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 से गांधी जी ने एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और 1904 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर की, तो डरबन में, ठीक है। कहाँ पर, तो गांधी जी ने डरबन में 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। 1903 से गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया, और 1904 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 1909 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी, तो 1909 में, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कृषि विभाग की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, गयासुद्दीन तुगलक ने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने की। तो कौन सा राजा है जिसने कृषि विभाग की स्थापना की, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। कौन सा राजा है जिसने कृषि विभाग की स्थापना की, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने कृषि विभाग की स्थापना की थी इसी के समय में 1333 में, ठीक है। कब, तो 1333 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1333 में मोरक्को से, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत आ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1333 में मोरक्को से इब्न बतूता रहा। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, तो रहला नाम था, और ये किस भाषा में, तो ये अरबी भाषा में, ठीक है। कौन सी, तो अरबी भाषा में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में क्या हो जाएगा, 1336 में विजयनगर साम्राज्य जो है ये एक नया राज्य बन जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। याद रखिएगा 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो जाएगा, और 1347 में अगर हम लोग बात करें तो 1347 में बहमनी जो है ये बहमनी जो है ये क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से आ रहा है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है जो कि अरबी भाषा में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी, और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका प्रारंभिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका प्रारंभिक नाम क्या है, तो इनका प्रारंभिक नाम है जौना खां, ठीक है। क्या नाम है, इनका प्रारंभिक नाम है जौना खां, और इन्हीं के ऊपर, इन्हीं की याद में अगर हम लोग बात करेंगे तो जौनपुर शहर की स्थापना होगी, ठीक है। जौना खां की याद में ही जौनपुर शहर की स्थापना होगी। कौन करेगा, तो फिरोज शाह तुगलक करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खां था, और जौना खां की याद में ही जौनपुर शहर की स्थापना होगी। कौन करेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक करेंगे, याद रखिएगा, क्लियर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में आप याद रखिएगा ये राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है तो वो कहाँ से, तो राजधानी परिवर्तन की थी दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है तो ये सांकेतिक मुद्रा के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा राजा है जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, तो आप याद रखेंगे किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना, बताएगा तो क्या हो जाएगा, तो पृथ्वीराज विजय पूछ रहा है किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की, अमीर खुसरो की, मलुक दास की, या फिर जयानक की। बताएंगे क्या हो जाएगा, चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज विजय जो है ये किसकी पुस्तक है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज विजय किसकी किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, मलुक दास, या फिर जैनक। जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग ऑप्शन संख्या ए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, तो वो लोग महा गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा आपका जैनक। देखो आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पृथ्वीराज रासो अगर आपसे पूछे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पृथ्वीराज रासो पूछा जाए तब आप आंसर करोगे किसको, तब आप आंसर करोगे चंद्रबरदाई को, ठीक है। क्या करोगे, तब आंसर करोगे चंद्रबरदाई को, ठीक है। अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तब आप आंसर करोगे चंद्रबरदाई। आपसे रासो नहीं पूछ रहा, आपसे विजय पूछ रहा है, तो विजय किसकी है, तो यह है जयानक की, ठीक है। किसकी, तो यह है जयानक की। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत नील नदी किस झील से निकलती, बताएगा क्या हो जाएगा, श्वेत नील नदी किस झील से निकलती। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैप के माध्यम से चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये है अफ्रीका, ठीक है। क्या है, तो ये है अफ्रीका, ठीक है। अब इस अफ्रीका में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक झील यहाँ पर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एक झील यहाँ पर है, ठीक है, एक झील यहाँ पर है, और एक झील अगर हम लोग बात करेंगे तो एक झील यहाँ पर है, ठीक है। एक नदी आपकी अगर हम लोग बात करें तो एक नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी नदी जो है वो यहाँ से निकलती है।
और ये दोनों नदियां आगे जा करके मिल जाती हैं और फिर इस तरीके से ये नदी जा करके गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, क्या नाम है, जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ठीक है, और विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया कैसी थी, इंग्लैंड की थी, अंग्रेजिन थी। और आपको पता है कैसी थी, अंग्रेजिन है भाई, इंग्लैंड की रानी है तो गोरी ही होंगी, तो याद रखिएगा। तो विक्टोरिया जो झील है, ठीक है, क्या है, तो विक्टोरिया झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो महारानी विक्टोरिया कैसी थी, श्वेत थी, एकदम गोरी थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है। याद रखेंगे क्या होगा, तो यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरी जो है वो है कौन सी, दूसरी है ताना झील। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दूसरी जो है वो कौन सी है, ताना झील। ठीक है, और ताना झील से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से नीली नील नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी, यहाँ से नीली नील नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नीली नील नदी ताना झील कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे इथोपिया में। ठीक है, कहाँ पर है, तो इथोपिया में ताना झील है, यहाँ से नीली नील नदी निकलती है। और विक्टोरिया झील जो है, तो ये कहाँ पर है, तो ये युगांडा में है। ठीक है, कहाँ पर, तो विक्टोरिया झील जो है ये युगांडा में है। और यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से नदी निकलेगी, इस ताना झील से एक नदी निकलेगी और यहाँ से आपकी ये श्वेत नील नदी निकलेगी और ये दोनों जा करके मिलती हैं कहाँ पर, तो ये दोनों जो है जा करके मिलेंगी सूडान की राजधानी कहाँ पर, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में। ठीक है, कहाँ पर, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में ये दोनों नदियाँ मिल जाएंगी और दोनों नदियाँ मिलने के बाद क्या हो जाएंगी, नील नदी हो जाएंगी। दोनों नदियां मिलने के बाद क्या हो जाएंगी, तो नील नदी हो जाएंगी और नील नदी जा करके कहाँ पर, तो ऊपर भूमध्य सागर में गिर जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है श्वेत नील नदी पूछ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आपसे श्वेत नील नदी पूछ रहा है। श्वेत नील नदी कहाँ से निकलेगी, विक्टोरिया झील से निकलेगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा, विक्टोरिया झील के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्या है, तो अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे सबसे बड़ी झील है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात आपको याद रखेंगे कि जो ये झील है, ये जो विक्टोरिया झील है, ये क्या है, तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये भी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो विक्टोरिया झील जो है, तो ये क्या है, तो ये भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, कहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से भूमध्य रेखा गुजर रही है और इस भूमध्य रेखा पर क्या है, तो विक्टोरिया झील है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फतेहपुर सीकरी में किसकी मजार है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन ऐसा सूफी संत है जिसको फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया। फतेहपुर सीकरी में जिसकी मजार है, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख सलीम चिश्ती, बताएंगे क्या हो जाएगा, तो निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम लोग बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी दरगाह तो अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह तो अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया गुरु थे, अमीर खुसरो शिष्य थे, तो गुरु और शिष्य दोनों लोगों को एक साथ कहाँ पर, तो एक साथ दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो निजामुद्दीन औलिया गुरु थे और उनके शिष्य थे अमीर खुसरो, तो गुरु और शिष्य को एक साथ दिल्ली में दफनाया गया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अगर हम लोग बात करेंगे किसको, तो शेख सलीम चिश्ती को। और आपको याद होगा ये शेख सलीम चिश्ती जो है, तो इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र हुआ था और इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या कर दिया था, इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, तो अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया था क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को बेटा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, इनकी मजार कहाँ पर है, आंसर कर दोगे आप क्या, फतेहपुर सीकरी में। ठीक, झारखंड एक नया राज्य किस वर्ष बना है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो एक नया राज्य किस वर्ष बना है, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 25 नवंबर 2000 को, बताएंगे। तो झारखंड एक नया राज्य कब बना, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें वर्ष 2000 की बात करें तो वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 3 नए राज्य बनेंगे। 1 नवंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बनता है कब, 1 नवंबर को। ठीक, 9 नवंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 9 नवंबर को क्या हो जाएगा, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के क्या हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, और 15 नवंबर की हम लोग बात करेंगे तो 15 नवंबर को क्या हो जाएगा, 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के क्या हो रहा है, तो बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बनेगा। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2020 दे दिया ना,
ठीक है, 2020 दे दिया, अरे ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलो इसको सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ही होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, 2000 होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते मैं सो जाता हूँ। ठीक है, सो नींद में क्वेश्चन बनाने लगता हूँ, इसीलिए गलती हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनाते बनाते कई बार ना मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन ऐसा है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो प्लूटार्क है, मेगास्थनीज है, जस्टिन है, या फिर पणजी है। ये क्या हो गया भाई। ठीक है, बोल रहा हूँ ना मैं सो जाता हूँ भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन बनाते बनाते ना सो जाता हूँ। बताओ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है, कल लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही सो गया क्वेश्चन बनाते बनाते ना। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा, क्या आंसर करेंगे। तो देखो दो लोग हैं, दो लोगों के नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनसे स्टेटमेंट पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, प्लूटार्क की। ठीक है, किसकी, अगर हम लोग बात करें प्लूटार्क की, तो प्लूटार्क ने क्या किया, प्लूटार्क ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, ठीक है, क्या किया, 6 लाख की सेना लेकर, सेना लेकर लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ठीक है, क्या किया, तो संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ठीक है, भारत को रौंद डाला, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये प्लूटार्क का। ठीक है, क्या का, तो प्लूटार्क का स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की बड़ी सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें डाकुओं का गिरोह किसने कहा है, तो डाकुओं का गिरोह जो है वो जस्टिन ने कहा। ठीक है, किसने, जस्टिन का है। और साथ ही राज से याद रखेंगे, जो ये जस्टिन है, तो ये जस्टिन क्या कर रहा है, तो ये जस्टिन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख भी कर रहा है। ठीक है, ये जो जस्टिन है इसी ने उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब युवा अवस्था में था तो वो सिकंदर से मिला था। ठीक है, इस बात का उल्लेख कौन कर रहा है, जस्टिन कर रहा है। जस्टिन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब युवा था तो वो सिकंदर से मिला था, और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा है। ठीक है, क्या किया, तो जस्टिन ने ही, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया है, तो सैंड्रोकोटस भी कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस का है। और इसकी पहचान किसने की है, इसकी पहचान, इसका पता किसने लगाया कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है, इसका पता लगाया विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने 1784 में, आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था, तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और सबसे पहले विलियम जोन्स ने ही पता लगाया कि सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। और सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जस्टिन ने किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा, और जस्टिन ने ही उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी युवा अवस्था में था तो सिकंदर से उसकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। लास्ट सेशन जो हुआ था वहां पर मैंने आपसे 1947 में पूछा था। तो 1947 में जब भारत आजाद हो रहा है तो उस दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, क्लीमेंट एटली को। ठीक है, कौन थे, तो उस समय क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, अगर आपसे बोले 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर करोगे किसको, पामस्टन को करोगे। ठीक है, किसको, तो आप आंसर कर दोगे पामस्टन को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे किसको, चर्चिल को। ठीक है, किसको, तो आप आंसर कर दोगे चर्चिल को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलो, तो ये अपना प्यारा है भारत है। ठीक है, ये अपना क्या है, तो प्यारा भारत है। और यहाँ पर हम लोग बात करें, चलो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको पता है पहले क्या था, पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मगध केंद्र था। ठीक है, पहले क्या था, पहले मगध केंद्र था। ठीक है, आप देखो कि प्राचीन भारत में हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, कण्व वंश है। तो जितने भी वंश है, या फिर हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश है, तो इन सब दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो केंद्र क्या था, केंद्र मगध था। लेकिन जब
प्राचीन भारत की जो अंत होता है और जब मध्यकाल आता है, तो मध्यकाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो केंद्र था वो केंद्र बन गया था, क्या केंद्र बन गया था? कन्नौज। ठीक है, क्या हो गया था? तो केंद्र बन गया था कन्नौज। और अब इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ठीक है, कि जो कन्नौज का राजा होगा वो क्या हो जाएगा? तो वो संपूर्ण भारत का राजा माना जाएगा। तो अब कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है और इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। अगर हम लोग राजस्थान की तरफ से बात करेंगे तो राजस्थान की तरफ से कौन है? तो राजस्थान की तरफ से जो है वो गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राजस्थान की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बंगाल की तरफ से बात करेंगे तो बंगाल की तरफ से जो है वो पाल राजा है। ठीक है, बंगाल की तरफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल की तरफ से पाल राजा जो है तो ये आक्रमण कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की तरफ से कौन है? तो दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट है। ठीक है, कौन है? तो दक्षिण भारत से अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रकूट है। तीन तरफ से संघर्ष हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, तीन तरफ से संघर्ष हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हो रहा है, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान की तरफ से गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं और बंगाल की तरफ से पाल राजा अधिकार करना चाहते हैं। और अगर हम लोग दक्षिण भारत से बात करेंगे तो राष्ट्रकूट राजा इस पर अधिकार करना चाहते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है और इसमें चोल राजाओं ने हिस्सा नहीं लिया। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसने की है? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे आगरा नगर की स्थापना किसने किया, क्या आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। तो मोहम्मद बिन कासिम होंगे, महमूद गजनवी होंगे, फिरोज शाह तुगलक होंगे या फिर सिकंदर लोदी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दोगे ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, कब की थी? तो 1504 में। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1504 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा शहर की स्थापना कर रहा है कौन? सिकंदर लोदी कर रहा है। ठीक है, और 1506 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1506 में क्या करेगा? तो 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है। ठीक है, क्या करेगा? तो 1506 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा को राजधानी बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो आगरा शहर जो है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, कब की थी? 1504 में। और 1506 में ये आगरा को क्या करेगा? राजधानी बनाएगा। ठीक है, अच्छा सिकंदर लोदी के संदर्भ में आप याद रखेंगे, सिकंदर लोदी जो है ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, क्या करता था? तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, और याद रखेंगे इसका जो प्रारंभिक नाम था, ठीक है, राजा बनने से पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक नाम, अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभिक नाम इसका क्या था? तो निजाम खां था। ठीक है, क्या नाम था? तो निजाम खां इसका प्रारंभिक नाम था। और ये बाद में राजा बनने पर सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। 1504 में आगरा नगर की स्थापना कर रहा है और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, चलो एक बार फिर से भारत का मैप बना लेते हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि पश्चिम की तरफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपसे पूछ रहा है पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो पश्चिम का मतलब समझ रहे हो? पश्चिम का मतलब समझ रहे हो? पश्चिम का मतलब क्या है? पश्चिम का मतलब है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? क्या आंसर हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या फिर साबरमती, क्या हो जाएगा? तो पश्चिम की तरफ का मतलब किससे है? तो पश्चिम की तरफ का मतलब है अरब सागर की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ? तो पश्चिम की तरफ का मतलब है अरब सागर। और अरब सागर की तरफ अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी जो बहने वाली नदी है वो कौन सी हो जाएगी? तो आप आंसर कर दोगे नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी? तो आप आंसर कर दोगे नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलो जल्दी से बताइएगा क्या जाएगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो युद्ध आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है, पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये चलेगा कब से कब तक? तो ये चलेगा 1775 से लेकर के 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये सालबाई की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, कौन सी? तो अगर हम लोग बात करेंगे पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है तो ये सालबाई की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो दूसरा युद्ध है, तो दूसरा युद्ध कब से कब तक चलेगा? तो दूसरा युद्ध चलेगा 1803 से लेकर के 1806 तक। ठीक है, और तीसरा युद्ध अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो युद्ध है ये चलेगा 1817 से लेकर के 1818 तक। तो ये तीसरा और अंतिम युद्ध है और इस युद्ध में मराठा जो है तो ये पूरी तरीके से पराजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे 1803। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1803। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट से लागू किया गया? 1909, 1919, 1935 या फिर 1833? देखो दो चीजें हैं।
ठीक है, दो चीजें हैं, एक आपसे पूछा जाता है केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, क्या करते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें हैं, एक आपसे क्या करता है, एक आपसे पूछता है प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है, क्या करता है, एक आपसे पूछता है प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा आपसे पूछता है केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, क्या करता है, तो दूसरा आपसे पूछता है केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, एक पूछता है प्रांतों में द्वैध शासन, दूसरा आपसे पूछता है केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए तो आप आंसर करोगे 1919 का एक्ट, और अगर आपसे केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 1935 का एक्ट। तो दोनों का अंतर याद रखिएगा, इसीलिए देखो एकदम क्लियर तरीके से आप लोग के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जाए तो 1919, और अगर केंद्र में पूछा जाए तो 1935 के आंसर कर देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935, ठीक है। 1935 के एक्ट से ही क्या हो रहा है, 1935 के एक्ट से ही अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रांतीय स्वायत्ता की बात भी हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो प्रांतीय स्वायत्ता दी जा रही है, ठीक है, प्रांतों को स्वायत्ता स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 1935 के एक्ट से ही संघीय न्यायालय की स्थापना होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट से हो रही। तीसरा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो अखिल भारतीय संघ, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अखिल भारतीय संघ की अगर हम लोग बात करें, अखिल भारतीय संघ की जो बात हो रही है तो वो भी 1935 के एक्ट से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे शक्तियों का जो विभाजन है, शक्ति विभाजन की जो बात हो रही है, शक्ति विभाजन की जो बात हो रही है तो वो भी 1935 के एक्ट से हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में, बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा या फिर कर्नाटक, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में, क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो डेली शाम को हम लोग 5 बजे एक क्लास करते हैं, और ये क्लास जो है, तो ये क्लास जो शाम को ये 5 बजे क्लास होती है, ये हर एक क्लास मैराथन होती है। अब मैराथन है तो इसका मतलब है कि क्लास लंबी चलेगी, तो बिल्कुल ये मत पूछो कितनी देर क्लास चलेगी, कितने क्वेश्चन है, ठीक है, मैराथन है तो इसका मतलब ये है कि लंबी है। कहने को तो हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये मत देखो कि 50 क्वेश्चंस, ये देखो कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को 5-5, 6-6 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक क्लास से आपको कितने क्वेश्चंस जानने को मिल रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से मैं आपको 6 से 7-8 क्वेश्चन तक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो डेली जो हम लोग शाम को 5 बजे वाली मैराथन क्लास करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक क्लास में हम लोग लगभग 300-400 क्वेश्चन तो करते ही करते हैं, ठीक है, 300-400 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर को ही हम लोग राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण कराया किसने, राज राज प्रथम ने कराया, ठीक है, किसने कराया, तो इसका निर्माण राज राज प्रथम ने कराया। और ये जो मंदिर है ये कौन से, तो ये द्रविड़ शैली में, ठीक है, कहाँ पर है, तो ये द्रविड़ शैली में ये मंदिर है। राज ने इसका निर्माण कराया, इसलिए इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर है, तो तंजावुर तमिलनाडु में ये मंदिर है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो बी आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। और चोल राजाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये राजराज प्रथम जो है ये किस वंश के राजा थे, तो ये चोल वंश के राजा थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो राजराज प्रथम है ये किस वंश के राजा हैं, तो चोल वंश के राजा हैं। और चोल वंश के राजा दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे, ठीक है, एक तो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, एक तो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, किसके लिए, तो दूसरा जो फेमस थे तो ये अपने स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस थे, क्लियर है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कभी, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हो रही है, 1934 में, 1929 में, 1938 में या फिर 1949 में। 42वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। देखो इस कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कर रहे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है ये कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, तो लोक नायक के नाम से जानते हैं किसको, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। वहीं अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे जन नायक पूछ ले तो जन नायक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो जन नायक के नाम से हम लोग बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं, ठीक है, किसको जानते हैं, तो जन नायक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो 1934 में कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं, तो 1934 में, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1945 में, 1958 में, 1951 में या फिर 1960 में, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भूदान आंदोलन।
देखो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ये कहाँ से हो रही थी, ये आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली से हो रही है। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है पोचमपल्ली, और यहीं से क्या हो रहा है, तो यहीं आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली से इस भूदान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कौन करेंगे, तो विनोबा भावे करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो विनोबा भावे करेंगे, याद रखिएगा विनोबा भावे जो है, तो ये आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही साथ विनोबा भावे के संदर्भ में याद रखिएगा ये पहले भारतीय हैं, ये पहले भारतीय हैं जिनको क्या हो रहा है, जिनको पहले भारतीय जिनको 1958 में, ठीक है, क्या हो रहा है, ये पहले भारतीय हैं जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है 1958 में। किसको दिया जा रहा है, तो याद रखेंगे विनोबा भावे को दिया जा रहा है। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। याद रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हो रही है और पहली बार जिस भारतीय को दिया गया वो कौन है, विनोबा भावे, और इन्होंने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से क्या किया है, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कब किया, तो 1951 में किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत में पित्राद्युरा शैली का पहला उदाहरण मिलता है, तो बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे पित्राद्युरा, पित्राद्युरा क्या है, तो ये है रंगीन पत्थरों की जड़ाई का कार्य। ठीक है, क्या है, तो पित्राद्युरा की अगर हम लोग बात करें तो रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है, रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है, तो ये पित्राद्युरा है। ठीक है, तो रंगीन पत्थरों की जड़ाई की एक अपनी शैली है जो पित्राद्युरा के नाम से जानी जाती है। और सबसे पहले किसके किसके मकबरे में देखने को मिलेगी, तो हुमायूं के मकबरे में, एतमाउद्दौला के मकबरे में, जहांगीर के मकबरे में, या फिर औरंगजेब के मकबरे में। बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भारत में पित्राद्युरा शैली का पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है एक लोगों का नाम, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिर्जा गियास बेग। ठीक है, क्या नाम है, तो मिर्जा गियास बेग। ठीक है, याद रखिएगा। और मिर्जा गियास बेग जो है, तो ये कौन है, तो याद रखेंगे ये जो अनारकली हैं या फिर जिनको हम लोग मेहरुन निसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो जिनको हम लोग मेहरुन निसा के नाम से जानते हैं, जो कि आगे चल करके, ठीक है, इतिहास में नूरजहां के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किसकी, तो नूरजहां के नाम से जानी जाती हैं। तो नूरजहां मेहरुन निसा अनारकली के क्या है, तो अनारकली के पिता हैं। ठीक है, कौन है, तो अनारकली के पिता हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो जहांगीर के क्या होंगे, तो जहांगीर के आप कहोगे बुढ़ऊ है, या फिर कहेंगे क्या बुढ़ऊ है, या फिर कहेंगे जहांगीर के क्या, जहांगीर के क्या होंगे, ससुर। ठीक है, क्या होंगे, तो जहांगीर के ससुर है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो मेहरुन निसा नूरजहां अनारकली के पिता हैं मिर्जा गियास बेग, और जहांगीर के क्या हैं, ससुर हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो जो लड़का होता है या फिर जो दामाद होता है वो क्या करता है, तो वो अपने साले की, अपने साली की, या फिर अपने सास ससुर की बड़ी इज्जत करता है, बड़ा उनका ध्यान रखेगा। ठीक है, उतना अपने पिता का, माता का ध्यान नहीं रखेगा, अपनी बहन का ध्यान नहीं रखेगा, जितना साली का और जो है साले का और जो है, ठीक है, उनके जो है लड़की के पिता विता का ध्यान रखता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे जहांगीर, तो जहांगीर के ससुर है, तो जहांगीर भी क्या करेंगे, तो जहांगीर भी, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो जहांगीर भी ने क्या करेंगे, तो जहांगीर ने इन्हें एतमा-उद-दौला की उपाधि प्रदान की। ठीक है, क्या किया, तो एतमा-उद-दौला की, अगर हम लोग बात करें तो एतमा-उद-दौला की उपाधि प्रदान की, और इनके मकबरे में क्या किया, तो इनके मकबरे में रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किया। ठीक है, याद रखिएगा पहली बार पित्राद्युरा जो रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम हो रहा है वो एतमा-उद-दौला के मकबरे में हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जहांगीर ने कहा भैया कि ये बीवी का सवाल है ना, तो इनके मकबरे में बढ़िया से व्यवस्था करना, ऐसा ना हो नूरजहां से नाराज हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो रूर प्रदेश कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। तो मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, छोटा नागपुर का पठार है, या फिर मालवा का पठार। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, भारत में रूर प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है। भारत में रूर प्रदेश, अच्छा अगर आपसे रूर प्रदेश पूछ ले कि रूर प्रदेश कहाँ पर है, अगर आपसे बोले रूर प्रदेश कहाँ पर है, तो रूर प्रदेश अगर हम लोग बात करेंगे तो रूर प्रदेश जो है ये जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पर, तो रूर प्रदेश अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है, तो जर्मनी में। और कोयला बहुतायत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, तो कोयला कोयला बहुतायत क्षेत्र है। ठीक है, रूर प्रदेश अगर हम लोग बात करें कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे जर्मनी में है, और कोयला बहुतायत प्रदेश है। उसी तरीके से अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है, और इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है ये कोयला बहुतायत क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो बताएंगे यूपी वाले, सीतापुर में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, या फिर मथुरा में। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे, 46वें प्रश्न का आंसर करेंगे। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो सीतापुर में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, या फिर मथुरा में। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर,
आंसर कर दोगे सीतापुर में, ठीक है। कहाँ पर, तो यूपी वाले याद रखिएगा। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो सीतापुर में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1955 में, 1953 में, 1956 में, या फिर 1965 में। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को क्या करेंगे, सेशन को आप लोग जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करने का काम करेंगे। चैनल पर जितने मेरे भाई बहन पहली बार हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको जुड़ने का मन है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1953 कर दोगे। 1953 में अगर हम लोग बात करें तो काका कालेलकर, ठीक है, किसकी, तो अगर हम लोग बात करें काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है, किसके, काका कालेलकर, ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में अगर हम लोग बात करेंगे 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे। आर्सेनिक प्रदूषण के कारण क्या होता है बताएगा, तो लास्ट ईयर अगर हम लोग लास्ट सेशन में अगर हम लोग बात करें तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी, अगर पारे की वजह से पूछा जाए तो पारे की वजह से आप क्या करोगे, तो पारे की वजह से आप कहोगे मिनी माता रोग होता है, ठीक है। कौन सा, तो पारे की वजह से क्या होता है, तो मिनी माता रोग होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ठीक है, तो आर्सेनिक की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आर्सेनिक की अगर हम लोग बात करें, कैडमियम की वजह से अगर आपसे पूछा जाए, कैडमियम की वजह से अगर आपसे पूछा जाए तो कैडमियम की वजह से क्या करोगे, तो आप कहोगे इटाई इटाई, ठीक है। क्या करोगे, तो कैडमियम की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे क्या करोगे, तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आर्सेनिक जल के कारण अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ब्लैक फुट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लैक फुट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले आर्सेनिक जल प्रदूषण भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, आर्सेनिक जल प्रदूषण आपको सबसे ज्यादा किस राज्य में देखने को मिलता है, तो आप आंसर करोगे किसको, वेस्ट बंगाल कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में क्या है, तो आपको सबसे अधिक आर्सेनिक जल प्रदूषण देखने को मिलता है। और इसी आर्सेनिक जल प्रदूषण के कारण दामोदर जो नदी है, ठीक है, कौन सी, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये दामोदर नदी है, तो इस दामोदर नदी को क्या करते हैं, इसी आर्सेनिक जल प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो जैविक मरुस्थल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, तो जैविक मरुस्थल कहेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। पंचायतों का किस भाग में उल्लेख है, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, पंचायतों का किस भाग में उल्लेख है। देखो पंचायतों को क्या किया गया, पंचायतों को 73वें संशोधन, ठीक है, क्या हो रहा है, 73वें संशोधन 1992 से क्या किया गया, तो 1992 से संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायतों को अगर हम लोग बात करेंगे तो 73वें संशोधन 1992 से क्या किया गया, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और और जो ये इस संशोधन के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर, तो भाग क्या कर दोगे, तो भाग 9 कर दोगे। अनुसूची अगर आपसे पूछ ले किस अनुसूची में, तो अनुसूची क्या कर दोगे, तो अनुसूची 11 कर दोगे। पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए, तो क्या आंसर कर दोगे, तो पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। अगर आपसे पूछ ले पंचायत दिवस कब बनाते हैं, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले पंचायत दिवस कब बनाते हैं, तो आंसर करोगे कब, 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर है, तो भाग 9 में है, ठीक है, कहाँ पर है, तो भाग 9 में। अनुसूची पूछा जाएगा तो 11 में कितने विषय प्रदान किए गए, 29 विषय प्रदान किए गए। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा क्या हो रहा है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया रहा है। पंचायतों का उल्लेख कहाँ पर है, तो पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, और कहाँ पर है, और अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। कहाँ पर, तो पंचायतों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 40 में है और अनुच्छेद 243 में, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेलवे का सर्वाधिक विकास किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है, ठीक है। रेलवे का सर्वाधिक विकास किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है। देखो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए शुरुआत किसके समय हो रही है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए रेलवे की शुरुआत किसके समय में हो रही है, तो शुरुआत तो आप करोगे 1853 में हो रही है, किसके, डलहौजी के समय में, ठीक है। 1853 में डलहौजी के समय में रेलवे की शुरुआत हो रही है। कहाँ से कहाँ तक, तो आप आंसर कर दोगे बम्बई से थाने के बीच में, ठीक है। कहाँ से, तो बम्बई से थाने के बीच में 1853 में रेलवे की शुरुआत हो रही है, ठीक है। 1853 में रेलवे की शुरुआत हो रही है बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी के समय में, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो रेलवे का विकास है
वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? आप आंसर कर दोगे क्या? आप आंसर कर दोगे कर्जन के समय। साथ ही साथ याद रखेंगे इसी के समय में क्या हो रहा है, इसी के समय में रेलवे बोर्ड का भी गठन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो रेलवे बोर्ड का आपसे गठन पूछा जाए तो रेलवे बोर्ड का जो गठन है वो भी किसके समय में? तो वो भी कर्जन के समय में हो रहा है। साथ ही साथ इसी के समय में आपको क्या हो जाएगा, तो इसी के समय में आप देखोगे बंग भंग भी हो रहा है, बंगाल विभाजन भी इसी कर्जन के समय में हो रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे इसी कर्जन के समय में क्या हो रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो इसी कर्जन के समय में क्या हो रहा है, पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हो रही है। इसी के समय में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो इसी के समय में आप देखोगे विश्वविद्यालय आयोग भी आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आयोग और अधिनियम भी इसी के समय में आएगा। ठीक है, किसके समय में? आयोग। और अगर हम लोग बात करेंगे तो आयोग और अधिनियम भी इसी कर्जन के समय में आ रहा है। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना है तो आप यहाँ पर मैसेज करके व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो डेली अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा, डेली हम लोग की 2 क्लास होती है। एक मॉर्निंग में सुबह में 7 बजे से होती है और दूसरी जो क्लास होती है वो शाम को 5 बजे से होती है। इन दोनों क्लासों में जुड़ना ना भूला करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।